किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, ना इतराओ इतना, ना इतराओ इतना बुलंदियों को छूकर। वक्त के सिकंदर पहले भी कई हुए हैं, जहाँ होते थे कभी शहंशाहों के महल, जहाँ होते थे कभी शहंशाहों के महल, देखे हैं वहीं अब उनके मकबरे हुए हैं, देखे हैं अब उनके मकबरे हुए हैं। नमस्कार, मैं अलका यादव, और जैसा कि आपको पता है, टुडे इज़ सैटरडे, दैट मीन्स वन मोर जॉयफुल सैटरडे। जी हाँ, आज भी मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, वन मोर मोटिवेशनल स्टोरी ओनली फॉर यू। और आज की कहानी का नाम है कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड ना करें। बहुत पहले की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही ज्ञान वाले कवि थे और उनकी दूर दूर तक प्रसिद्धि फैली हुई थी। जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी, उनको अपने ऊपर और घमंड होता जा रहा था। उनको लगता था कि उनसे बलवान और उनसे ज्ञानवर्धक व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बार किसी दूसरे राज्य से उनको निमंत्रण आया, वहाँ पर शास्त्र की बातें बताने के लिए न्योता आया। तो कवि ने अपना घोड़ा लिया और दूसरे राज्य के लिए चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, उनको प्यास लगने लगी। उनको लगा कि अब आगे नहीं जाया जा सकता, क्यों ना थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। वो एक जगह पर उतरे, वहाँ पर उन्होंने देखा एक कुएं पर एक छोटी सी लड़की पानी भर रही थी। कवि ने वहाँ जाकर उस लड़की से पानी पीने की प्रार्थना की। तो लड़की ने कहा, पहले आप बताइए आप हो कौन? जब तक आप अपना परिचय नहीं देंगे, मैं पानी नहीं पिलाऊंगी, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं हूँ, तो उसको मैं पानी नहीं पिलाती हूँ। तो कवि ने कहा, तुम मुझे नहीं जानती हो? मेरे तो सब जगह चर्चे हैं। लड़की ने कहा, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप बताइए आप कौन हो? तो कवि ने कहा, मैं बलवान हूँ। लड़की ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ दो ही बलवान हैं और मैं उन दोनों को जानती हूँ। आप बताइए वो दो कौन हैं? तो कवि ने बहुत सोचा, उसको पता नहीं चला। उन्होंने कहा, मुझे तो नहीं पता कि दो बलवान कौन हैं। लड़की ने कहा, केवल इस दुनिया में दो ही बलवान हैं, एक अन्न और एक जल। अन्न और जल के सामने बलवान से बलवान व्यक्ति भी कमज़ोर पड़ जाता है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद लड़की चलने के लिए तैयार होने लगी। फिर से कवि ने प्रार्थना की कि तुम मुझे पानी पिला दो। लड़की ने फिर से यही पूछा कि आप बताइए आप कौन हो? कवि ने कहा, मैं बटोही हूँ। लड़की हंसने लगी और उसने कहा, आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। इस दुनिया में केवल दो ही बटोही हैं और मैं उन दोनों को जानती हूँ। कवि को लगा लड़की भी बड़ी ज्ञान वाली है, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है। उसने फिर से मना किया कि मुझे तो नहीं पता। लड़की ने कहा, आप कहते हो कि आप बड़े ज्ञानी हो, बड़ी आपको शास्त्रों की नॉलेज है, तो आप मुझे बताइए कि बटोही कौन है? आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। एक जगह से दूसरी जगह पर बिना थके जाने वाले मुसाफिर को ही बटोही कहते हैं। और आप तो प्यास के कारण ही देखिए कैसे थक गए हैं। तो चंद्रमा और सूर्य यानी कि चांद और सूरज केवल दो ही बटोही हैं। और इस तरह से लड़की ने अपना घड़ा लिया और अपने घड़े को लेकर वो अपने घर के अंदर चली गई। जैसे ही कवि ने घर की तरफ बढ़ना शुरू किया, वहाँ से एक थोड़ी सी बड़ी उम्र की महिला निकली। कवि ने देखा कि वो एक खाली घड़ा लेकर कुएं की तरफ जा रही थी। कवि भी उसके पीछे पीछे हो लिए। कवि ने उनसे भी पानी पीने के लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा, पहले आप अपना परिचय दें, आप बताइए कि आप कौन हैं, तभी मैं आपको पानी पिलाऊंगी। कवि ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं मेहमान हूँ। तो इस पर वो महिला थोड़ी सी मुस्कुराने लगी और उसने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। इस दुनिया में केवल दो चीज़ें ही मेहमान हैं, आप मेहमान नहीं हैं। कवि ने पूछा, वो क्या है? महिला ने कहा कि धन
और यौवन, यानी कि पैसा और जवानी, दो चीज़ें ही मेहमान हैं जो जल्दी से आती हैं तो चली भी जाती हैं, इसलिए मैं आपको पानी नहीं पिला सकती हूँ। लेकिन कवि फिर से प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उनकी हालत प्यास के कारण बहुत बुरी हो चुकी थी। महिला ने कहा, फिर आप बताइए ना कि आप हैं कौन। कवि ने कहा, मैं सहनशील हूँ। महिला को थोड़ी सी और ज़ोर से हंसी आ गई और महिला ने कहा, नहीं, आप सहनशील भी नहीं हैं। इस दुनिया में केवल दो ही चीज़ें सहनशील हैं। कवि ने पूछा, वो क्या है? तो महिला ने बताया, एक तो है धरती। धरती को आप कितना ही चीर लो, उसमें बीज बो दो, वो पूरी सहन शक्ति रखती है और उसके ऊपर रहने वाले पापी और पुण्य आत्माओं को वो सबको सहन करती है। और दूसरी सहनशील चीज़ है पेड़। पेड़ों को हम पत्थर मारेंगे तब भी वो हमें फल ही देते हैं। तो आप अपना ठीक से परिचय दें। इसके बाद कवि तो बुरी तरह थक चुका था। कवि ने कहा कि मैं तो मूर्ख हूँ, आप मुझे माफ़ करें और मुझे पानी पिला दीजिए। तो महिला ने कहा, आप फिर से झूठ बोल रहे हैं, आप मूर्ख नहीं हैं। इस दुनिया में तो केवल दो ही मूर्ख हैं। कवि ने पूछा, वो कौन है? तो महिला ने बताया कि एक तो राजा, अगर राजा को ज्ञान नहीं भी है, राजा के अंदर योग्यता नहीं भी है, तब भी वो अपनी प्रजा के ऊपर शासन करता है। वहीं दूसरी ओर राजा के दरबार में रहने वाला दरबारी पंडित, वो भी सबसे बड़ा मूर्ख है। वो उसको पता है कि बात गलत है, गलत बात को भी सही प्रमाणित करते हुए राजा को खुश करने के लिए वो बात बताता है। तो इस तरह से वो मूर्ख हैं, आप मूर्ख भी नहीं हो। कवि की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। वो दोनों हाथ जोड़कर उस महिला के पैर में नीचे गिर पड़े और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो इसके बाद उन्होंने एक आवाज़ सुनी, ऐसे आई, उठो बेटा। उन्होंने ऊपर उठकर देखा तो क्या देखता है, सामने सरस्वती माता खड़ी हैं। कवि को बहुत हैरानी हुई। तो माता ने उनको कहा कि तुम्हें शिक्षा मिली थी, ज्ञान मिला था, ज्ञान से तो अहंकार नहीं आना चाहिए, और तुम्हारे अंदर ज्ञान आते ही अहंकार ने घर कर लिया, तुम्हें अपने ऊपर घमंड होने लगा। इसलिए मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए ये एक छोटा सा नाटक करना पड़ा। तो इतनी बात सुनकर कवि को अपनी घमंड वाली बात पूरी तरह से समझ आ चुकी थी। उनको पता चल चुका था कि हमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से बस यही शिक्षा मिलती है कि शिक्षा लीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और उसको हर वक्त बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए। जब तक भी हम इस दुनिया में हैं, हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। लेकिन साथ ही यही बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें कभी भी अपने ज्ञान पर या जो भी हमारे पास चीज़ है उसके ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड तो पल भर में ही टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। अंत में मैं केवल 2 लाइनों के साथ ही अपनी कहानी समाप्त करना चाहूँगी। घमंड विमान की तरह आसमान में उड़ता है ज़रूर, लेकिन वक्त के साथ टूटते तारे की तरह गिरता है ज़रूर। तो आप कभी भी घमंड ना करें और इसी तरह से ही सीखते रहें, सिखाते रहें। मैं अगले शनिवार आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार करते रहिए, मेरी कहानियाँ सुनते रहिए और अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।